आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ह्रास कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में डिप्रिशिएशन। ह्रास और डिप्रिशिएशन क्या होता है? तो ह्रास का मतलब होता है कमी होना। ह्रास का मतलब होता है कमी होना, यानी हमारी संपत्ति रहती है किसी भी कंपनी में, संपत्ति जैसे मशीन, संयंत्र, भवन, उपस्कर, औजार, फर्नीचर, फिक्चर्स, गाड़ियाँ, वाहन, ये सब में क्या होता है, कीमत में इस सब के कमी होती है। इसको ह्रास कहा जाता है। ह्रास या फिर डिप्रिशिएशन सिर्फ टेंजिबल एसेट्स पर ही लगता है। जब टेंजिबल एसेट्स मतलब होगा कि जिसको हम देख सकते हैं, जिसका इस्तेमाल होता है, जिसको हम छू सकते हैं, उसी पर ही होता है। अमूर्त संपत्ति जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ख्याति, पट्टा, ये सब पे ह्रास नहीं लगता है, क्योंकि ये जितना पुराना होता है उतना बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। ट्रेडमार्क हो या फिर किसी का भी गुडविल हो, वो जितना पुराना होता है उतना बढ़ता है। जैसे हम कोई भी कम सामान खरीदते हैं तो देखते हैं कि कंपनी कितनी पुरानी, नई कंपनी है, लोगों का उतना यकीन नहीं होता। जितनी पुरानी कंपनी होती है लोगों को उतना यकीन होता है। तो वो कंपनी डिप्रिशिएशन जो है वो अमूर्त पे और बढ़ता है, जबकि डिप्रिशिएशन नहीं बढ़ता, उसकी कीमत बढ़ती है। और मूर्त संपत्ति पर ही डिप्रिशिएशन लगता है, क्योंकि मूर्त संपत्ति ही समय के साथ उसका मूल्य कम होते चला जाता है। एक कारण हो गया। दूसरे, इसका अर्थ है, ह्रास का अर्थ है संपत्ति की गुणवत्ता किसी किस्म या मूल्य में उस स्थायी व जारी हानि या कमी से है जो घिसावट, समय के व्यतीत होने, अपरिचय, नष्ट होने अथवा दुर्घटना के कारण खराब होने से है। ये तो हो गया। ह्रास समझ गए किस पर लगेगा, किस पर नहीं लगेगा। अब ह्रास की विशेषता या फिर लक्षण क्या क्या है? ह्रास की व्यवस्था अस्थायी संपत्ति के लिए की जाती है, सिर्फ फिक्स एसेट्स के लिए। जैसे अगर किसी चीज़ में, जैसे जिस चीज़ का व्यापार, जैसे गुड्स में अगर ये आ गया, कमी आ गई उसके कीमत में, तो वो ह्रास में नहीं जाएगा, वो सीधे लॉस में जाएगा, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ह्रास का असर किसी अस्थायी संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य में कमी से होती है। संपत्ति के मूल्य में कमी या ह्रास धीरे धीरे नियमित व अस्थायी रूप से होती है। ह्रास के रूप में संपत्ति के मूल्य में निरंतर कमी होती रहती है। ह्रास के कारणों से हो सकता है, जैसे घिसावट से, क्षय से, समय का व्यतीत होना, संपत्ति का अपरिचलन, दुर्घटना इत्यादि। ह्रास का आगम हानि है, जैसे लाभ हानि खाते में प्रभावित किया जाता है। ह्रास संपत्ति की लागत वितरण एक प्रक्रिया है, मूल्यांकन की नहीं। ह्रास वस्तुतः या क्रियागत से हो सकता है। ह्रास की गणना क्रमबद्ध एवं विवेकपूर्ण रीति से की जाती है। ह्रास अपरिहार्य है। संपत्ति के उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाए या असावधानी पूर्वक ह्रास होना ही है। ह्रास कैद नगद संचालन व्यय है। ये तो ह्रास का हो गया। अब ह्रास की आवश्यकता क्या है? तो सही उत्पादन लागत ज्ञात करना, यानी हम जो संपत्ति खरीदे, 1 लाख का कोई मशीन खरीदा और वो 1 लाख का सामान बेचेगा, तो उस मशीन का भी कीमत उस सामान पे लागू होना चाहिए, तभी ना हो गया। अब जैसे कोई 100 रुपये में सामान खरीद के लाया और 150 में बेच रहा है, तो इसका ये मतलब क्या हुआ, 50 रुपये का लाभ हुआ? नहीं। अब जो सामान खरीद करके लाया उस पे वो भाड़ा चुकाया होगा, उस सामान को तैयार करने के लिए मशीन रखा होगा। तो ये सब चीज़ जहाँ पे रहता है तो सब चीज़ की कीमत उसमें जुड़ेगी, और सब चीज़ की कीमत घटने के बाद 50 रुपया लाभ नहीं रह जाएगा, बल्कि लाभ बिल्कुल कम हो जाएगा। तो हम आम तौर पे सिर्फ इतना ही नहीं देखना चाहिए कि हम 100 रुपये का सामान लाए, 150 में बेचे तो 50 रुपये का फ़ायदा हो गया। नहीं, जितनी भी चीज़, अगर हम जिस ज़मीन पे इसका व्यापार कर रहे हैं तो उसका भी जो किराया दे रहे हैं वो भी जुड़ेगा उसमें। तो ह्रास का जो इसलिए लगाया जाता है कि वो प्रॉफिट लॉस में जा कर के लाभ को उतना कम कर सके, एक्चुअल लाभ पता चल सके। सही आय का निर्धारण। अब हमको सही आय कितना आ रहा है
मालिक को ये उससे भी पता चल सकता है, क्योंकि ह्रास की राशि इतना घटा दी जाएगी तो जितना बचेगा उतना ही लाभ होगा। सही वित्तीय स्थिति का प्रदर्शन करना। अब जब मशीन पुरानी हो गई तो मशीन की कीमत घट गई, तो घटी हुई कीमत ही हमको दिखाना है। इससे हमको पता चलेगा कि कितना कीमत है, कितना कम कीमत है हमारे स्थिति, यानी वित्तीय स्थिति भी इससे पता चलता है। क्योंकि जब ये ह्रास जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में में भी दिखाया जाता है, और इसमें बैलेंस शीट में संपत्ति से घटा के लिखा जाता है, संपत्ति से घटा दिया जाता है, जिससे जो घटा हुआ मूल्य है उतना ही वहाँ प्रदर्शित होता है। दूसरा, संपत्ति के पुनर्स्थापन की व्यवस्था करना। और ह्रास की जो राशि होती है उतना राशि जो है व्यापार में जमा हो जाता है, धीरे धीरे जमा हो करके वो बाद में नई मशीन खरीदने के लिए राशि जमा हो जाता है। पूंजी को सुरक्षित करना। अब इससे क्या होता है कि पूंजी भी सुरक्षित रहता है। जैसे हम ह्रास की राशि जितना काटते हैं उतना लाभ कम होता है। लाभ जो होता है वो अगर कंपनी है तो वो शेयर होल्डर में बांट दिया जाता है, अगर साझेदारी है तो साझेदार अपना बांट लेते हैं, एकाकी है तो अपना वो निकाल लेता है, तो वो लाभ निकाल लेता है। अगर हम डिप्रिसिएशन नहीं काटते हैं तो पूरी राशि वो निकाल लेगा, जिसमें व्यापार में पूंजी कम हो जाएगा। तो डिप्रिसिएशन के तौर पे क्या होता है, कुछ पैसा काट लिया जाता है, तो उतना जितना कम होता है उतना ही जो है व्यापार से बाहर निकलता है, जिससे पूंजी क्या होता है, सुरक्षित रहता है। और ह्रास की वैधानिक अवस्था। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ह्रास वैधानिक है, यानी इसको लगाना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि व्यापार के लिए जो भी सुरक्षा का काम है वो किया जा सकेगा। अगर तुरंत मशीन ख़राब हो गया, कहाँ से पैसा आएगा, तो ह्रास वाली राशि रहेगी, उससे तुरंत दूसरी मशीन आ जाएगी। इसलिए ह्रास की राशि काट करके रख दिया जाता है। आयकर संबंधी छूट प्राप्त करना। अगर इनकम टैक्स जो लगता है, जितना प्रॉफिट होता है उतना ही पे लगता है, जितना प्रॉफिट होता है उतना ही पे लगता है। तो अगर हम डिप्रिसिएशन काट देते हैं तो उतना क्या होता है, प्रॉफिट में से डिप्रिसिएशन घटा दिया जाता है। तो इतना प्रॉफिट में से डिप्रिसिएशन घट गया, उतना लाभ कम हो गया। तो लाभ कम हो जाएगा तो क्या होगा, इनकम टैक्स भी कम लगेगा। तो इनकम टैक्स का भी बचत होता है, इसलिए लगा दिया जाता है ह्रास। ह्रास के लगाने के क्या क्या कारण हैं। पहला है घिसावट। कोई भी मशीन किसी भी कंपनी में यूज़ होता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, घिसावट होता है, उसके मूल्य में कमी आती है। तो मूल्य में जो कमी आती है, जितना कमी आती है तो जिस परसेंट से, तो उतना निकाल दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। आगे इसकी विधि बताएंगे, कैसे परसेंटेज तय होता है, कितना परसेंट लगता है, क्या लगता है, कितने साल चलेगा, उस हिसाब से उसका तय होता है। दूसरा, समय की समाप्ति। अब कोई मशीन होती है, जो मशीन अगर हम जब खरीदने जाते हैं तो कंपनी कहता है यह मशीन आपको 10 साल चलेगा या फिर 20 साल चलेगा। तो इतने साल चलने का जो हो, उसके बाद हमको चेंज करना होगा, दूसरा मशीन लगाना होगा। तो इसके लिए भी ह्रास ज़रूरी है कि मशीन के जितना दिन ख़त्म हो जाएगा उतना दिन के बाद फिर नई मशीन की ज़रूरत होती है, तो उतना धीरे धीरे ह्रास हम काटते चले जाते हैं। तीसरा है अप्रचलन। कोई भी मशीन आती है तो वो धीरे धीरे उसके बदले में उससे बेहतर नया मशीन ईजाद हो जाता है, जो ज़्यादा अच्छा काम करके देता है, ज़्यादा सस्ता में मिल जाता है। इसलिए अप्रचलन भी एक कारण है कि नए ह्रास लगाना ज़रूरी है। और अप्रचलन हो जाने पर पुरानी मशीन अप्रचलित हो जाती है, नई मशीन उपयोग में आती है। रिक्तीकरण। अब कुछ मशीन जो पुराना हो गया या फिर बेकार है, उसको हटा दिया जाता है और नए मशीन लगाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। वो डिप्रिसिएशन से जमा किया हुआ पैसा होता है, इसलिए डिप्रिसिएशन से पैसा जमा कर लिया जाता है ताकि हम नई मशीन लगा सकें। बाजार मूल्य में अस्थायी गिरावट। कभी कभी संपत्ति के बाजार मूल्य में गिरावट आ जाती है या इस प्रकार के मूल्य में कमी को ह्रास माना जाता है। जैसे विनियोग लगाए, अगर हम स्टॉक के मूल्य में कभी कभी क्या होता है कि मौसम चेंज होने से या फिर कंपटीशन बढ़ जाने से क्या होता है, मूल्य में कमी हो जाती है, इससे भी ह्रास होता है। दुर्घटना होना। मशीन चलता रहता है, उसमें कभी ख़राब होता है, कभी कुछ होता है, किसी भी तरह का दुर्घटना हो जाता है। या फिर अगर ये है रोड पे चलने वाली गाड़ी है, अगर वो उसमें दुर्घटना होता है तो क्या होता है कि उसका मूल्य उसमें कम होता है। तो इसीलिए उसके मूल्य को संरक्षण करने के लिए ह्रास लगाया जाता है। अब ह्रास को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन हैं।
संपत्ति की लागत, कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, अगर जितना ज़्यादा कॉस्ट होगा उतना ह्रास कम होगा, जितना कम कॉस्ट होगा उतना कम ह्रास होगा। तो संपत्ति का मूल्य भी जो है ह्रास को कम बढ़ाता है या कम करता है। दूसरे, एक्सपेक्टेड यूजेबल लाइफ, अब ज़िंदगी में वो उस जो मशीन या फिर हम जो गाड़ी जो भी संपत्ति लिए हैं वो कितना उपयोगी है, इस पर भी डिपेंड करता है कि उसका ह्रास कितना होगा। अगर ज़्यादा उपयोगी, ह्रास कम होगा, उपयोग उसका कम होता जाएगा, प्रचलन कम होता जाएगा, तो ह्रास क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। अनुमानित अवशेष मूल्य, और बाद में क्या होगा कि इसके बाद हमारे जो सामान है उसका क्या मूल्य रहेगा, यानी अगर ख़राब हो जाए एकदम, उसको कबाड़ा में बेचेंगे तब कितना पैसा आएगा। तो अगर ज़्यादा पैसा आएगा तो ह्रास कम होगा, पैसा कम आएगा उससे तो ह्रास बढ़ जाएगा। तो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि अनुमानित मूल्य क्या है, अवशेष मूल्य क्या है, जिससे उसका ह्रास का सही अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। ह्रास के लिए क्या नियम है? ह्रास बराबर होता है संपत्ति की लागत बटा ह्रास की गुना ह्रास की दर, और गुना महीना में निकालना होगा तो महीना, अगर दिन में निकालना है तो गुना दिन करेंगे, अगर महीना में निकालेंगे तो बट्टा 100 गुना 12 होगा, अगर दिन में निकालेंगे तो बट्टा 100 गुना 365 होगा, ये दिन से होगा। या फिर साधारण सूत्र है ह्रास का, पूरे साल का अगर निकालना हो तो संपत्ति की लागत गुना दर बट्टा 100, ये पूरे साल का निकल जाएगा। अब ह्रास लगाने की विधियाँ क्या क्या है ह्रास लगाने की? ह्रास लगाने की बहुत सी विधियाँ हैं। पहला है विधि फिक्स्ड मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है कि अगर एक बार संपत्ति का डिप्रिसिएशन निकाल लिया जाता है, जितना अगर कहेगा कि 1 लाख की संपत्ति है और 20,000 डिप्रिसिएशन है, 10% डिप्रिसिएशन है, अगर 10 साल का है 10% है, तो एक ही बार में निकाल दिया जाता है जितना परसेंट है, और हर साल उतना ही हम माइनस करते जाते हैं उस संपत्ति में से। तो ये फिक्स मेथड हो गया। दूसरा है डिमिनिशिंग मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है कि अगर 10% दिया हुआ है तो हम एक साल में 10% निकाल लिए 1 लाख का, तो 10,000 निकला, उसको घटा करके 90,000 बचा, अगले साल में 90,000 बचेगा ना। उसके बाद 90,000 को फिर 10% 90,000 पे लगाएंगे, ना कि 1 लाख पे लगाएंगे। 90,000 पे 10% निकालेंगे तो फिर 9,000 होगा, तो फिर घटा करके 8100 हो जाएगा। फिर 8100 का 10% निकालेंगे तो 1,800 निकलेगा, 8,100 निकलेगा। तो इस तरीके से इसको कहते हैं डिमिनिशिंग मेथड, मतलब इसमें घटा करके निकालते जाएंगे हर साल अलग अलग, और सबसे ज़्यादा यही प्रचलित है डिमिनिशिंग मेथड ही। इसके बाद एन्युटी मेथड है, डिप्रिसिएशन फंड मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, रिवैल्यूएशन मेथड, ये सब कुछ जो है बहुत कम यूज़ होता है। बाकी जो है सबसे ज़्यादा डिमिनिशिंग मेथड ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद इसका जर्नल एंट्री क्या क्या होता है? तो जर्नल एंट्री सबसे पहले सामान अगर संपत्ति खरीदेंगे उसका जर्नल एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट ईयर टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। कैश या बैंक से खरीदा जाता है तो एसेट्स अकाउंट ईयर टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर उधार खरीदा गया है तो एसेट्स अकाउंट ईयर टू जिससे खरीदा गया उसका नाम दे देंगे। नगद खरीदा गया हो तो एसेट्स अकाउंट ईयर टू कैश अकाउंट हो गया। मशीन लगाने या बैठाने का खर्च आएगा उसमें कहेंगे एसेट्स अकाउंट ईयर टू कैश या बैंक अकाउंट रहेगा। अगर उधार है तो पार्टी का जो नाम होगा तो पार्टीज अकाउंट होगा। ठीक है, ये तो संपत्ति खरीदने और इंस्टॉल करने का हुआ। उसके बाद डिप्रिसिएशन लगाने का इसका होगा एंट्री डिप्रिसिएशन अकाउंट ईयर टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स बोले हैं तो सिर्फ एसेट्स नहीं लिख देना, एसेट्स जिस एसेट्स का नाम रहेगा वो आएगा यहाँ पे। जहाँ पे एसेट्स बोलने क्या आएगा, मशीन का रहेगा तो मशीन आएगा, प्लांट का रहेगा तो प्लांट, मोटर कार का रहेगा मोटर, ट्रक रहेगा तो ट्रक आएगा। ठीक है, यानी जो एसेट्स है उस एसेट्स का यहाँ पे नाम देंगे और डिप्रिसिएशन को डीआर करेंगे। फिर साल के लास्ट में या फिर बीच में, आमतौर पर साल के लास्ट में ही होता है, तो एसेट्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू डिप्रिसिएशन अकाउंट होगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू डिप्रिसिएशन अकाउंट होगा। वर्ष के दौरान
अगर संपत्ति बेच दी जाए तो कैश या बैंक अकाउंट डी आर टू एसेट्स अकाउंट, एसेट्स की अकाउंट की जगह अगर मशीन होगा तो मशीन अकाउंट टू मशीन अकाउंट, अगर प्लांट होगा तो टू प्लांट अकाउंट, ट्रक होगा तो टू ट्रक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे वो आएगा। संपत्ति से अगर बिक्री पर अगर कोई हानि है किसी तरह का तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर टू एसेट्स अकाउंट होगा। आमतौर पे ये दोनों एंट्री मिला करके एक साथ किया जाता है। एक साथ क्या किया जाता है तो कैश अकाउंट डी आर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, दो एंट्री एक साथ मिला दिया जाता है। उसके बाद संपत्ति की बिक्री से होने वाले लाभ, अगर लाभ है तो क्या होगा तो एसेट्स अकाउंट डी आर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको भी पहले वाले एंट्री से विषय हैं कैश अकाउंट डी आर टू एसेट्स अकाउंट, उसके साथ मिला के आमतौर पे एंट्री किया जाता है। तो कैश अकाउंट डी आर टू एसेट्स अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तब। ठीक है, उसके बाद अवशिष्ट संपत्ति, अगर बचा हुआ संपत्ति है मतलब उसका डिप्रिसिएशन पूरा काट दिया गया है, अब जो बचा स्क्रैप है उसका होगा कैश या बैंक अकाउंट डी आर टू एसेट्स अकाउंट। ये एंट्री होगा जर्नल एंट्री। उसके बाद उसके नीचे है संपत्ति खाता। संपत्ति खाता बनाओ या फिर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, दोनों का अलग अलग बनता है। तो संपत्ति अकाउंट करेंगे तो सबसे पहले जो बैलेंस पहले से खरीदा हुआ रहेगा तो वो देना, अगर नहीं खरीदा हुआ तो नहीं होगा। अगर खरीदने के लिए क्या होगा टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट होगा, और बिक्री पर अगर हानि है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, टू बैंक या कैश होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस होगा अगर लाभ होगा बिक्री पर तो, और बाय डिप्रिसिएशन होगा। डिप्रिसिएशन संपत्ति में आता है सी आर साइड में, संपत्ति लास्ट बैलेंस बचेगा तो बैलेंस दे देना है, फिर वो बैलेंस अगले साल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर अगले साल ऐसा ही एंट्री होगा। समझ गए? अब हम इसके साथ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। इसमें क्या होगा कि हम एक बार जितना हम निकाल लेंगे परसेंटेज से उतना ही हम बार बार इसमें हम लगाते जाएंगे, इसमें अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो डिमिनिशन मेथड में हर साल निकलता है, परसेंटेज के हिसाब से डिप्रिसिएशन निकालना पड़ता है, इसमें नहीं है निकालने की ज़रूरत। तो जर्नल एंट्री करना है, जर्नल एंट्री वाला फॉर्मेट बनाएंगे, डेट पार्टिकुलर एल एफ अमाउंट एंड अमाउंट। ठीक है, ऊपर होगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ, नाम नहीं दिया हुआ है तो डॉट डॉट छोड़ दिए हैं, नाम रहता तो उसका नाम देते। अब इसका हम पहला जर्नल एंट्री करेगा। मशीन खरीदी गई तो पहले खरीदने का एंट्री करेंगे। मशीनरी अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट या फिर बैंक दे देते हैं। बड़ा अमाउंट होता है तो आमतौर पे बैंक ही लिखा जाता है, कैश नहीं होता। यहाँ 50,000 बड़ा अमाउंट है तो हम क्या करेंगे बैंक लिखेंगे, कैश नहीं देंगे। ठीक है, डेट दिया हुआ है, कितना तारीख है 1 अप्रैल 2016, 1/3/16। ठीक है, डेट दे दिए। मशीनरी अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट 50,000 है, 50,000 हो गया। नरेशन होगा बिंग मशीनरी बाउट, हो गया। मशीन खरीदने का हम एंट्री कर लिए। अब डिप्रिसिएशन तुरंत इसी डेट को नहीं लगेगा। अब 1 अप्रैल को खरीदे गया है तो अगले साल 2017 में 31 मार्च को हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे। कब लगाएंगे? 1 साल के बाद लगेगा। बीच में भी कभी कभी लगता है तो बीच में उस संपत्ति में लगता है, जैसे 6 महीना 3 महीना 4 महीने का उस पर लगता है जो बीच में खरीदा जाता है। क्या हुआ? ओह सॉरी, ये तीसरा महीना हो गया, यहाँ पे चौथा महीना होगा, 1 अप्रैल है, 4 होगा। मशीन खरीदने का। अब हम इसका जर्नल एंट्री जो करेंगे डिप्रिसिएशन का तो क्या करेंगे 31 मार्च को करेंगे, 31 मार्च 2017 को होगा।
ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, तो 10% कह रहा है प्रति वर्ष है, 10% प्रति वर्ष है, इसका हम 10% निकालेंगे 50,000 का, 50,000 गुना 10/100। पूरे साल का निकालने के लिए हमको गुना 12 या फिर 11 या फिर महीना से गुना करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे साल का निकालना है तो इस 0 से इस 0, इस 0 से इस 0 हो जाएगा, 5,000 हो गया। ठीक है, being depreciation charged on machinery। ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ फिर क्या करेंगे, इसी रेट को महीना के लास्ट में ही क्या किया जाता है कि ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। डिप्रिसिएशन में क्या किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसी डेट को हम लिखेंगे 31/3/2000, सीधे 17 लिख देते हैं, 2017 नहीं, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना है, तो वही अमाउंट होगा 5,000। being depreciation transferred एक साल का हुआ और हमको 3 साल का निकालना है, तो हर साल का जो है हम निकालते चले जाएंगे, ऐसा ही यही 2 एंट्री अब 3 बार दोहराया जाएगा। तो ये 31 मार्च को 17 को एंट्री हुआ, फिर 31 मार्च 18 को एंट्री करेंगे, 31/3/2018 हर एक साल पे करेंगे। अब तो डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट वही रहेगा क्योंकि फिक्स मेथड है। being depreciation charge, depreciation charged हो गया। उसके बाद फिर इसी रेट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना होगा, वही 5,000। being depreciation transferred। अब फिर अगले साल करेंगे 31/3/19 में, 2019 में डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट वही होगा 5,000। being depreciation charge
डिप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है। इसी डेट को होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट होगा वही 5000। बीइंग डिप्रिसिएशन हो गया।